अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम जो है अपनी CS 101 की फाइनल टर्म प्रिपरेशन करने जा रहे हैं। जो फर्स्ट वीडियो अगर आपने देखी है तो वेल एंड गुड, वो जो है हमने प्रिपरेशन की थी 82 से लेकर 145 तक। जो हमारी वीक स्टार्ट हो रहा था वीक 7 से लेकर वीक 10 तक हमने पढ़ा था 145 तक। ये वीडियो मैंने बना के अपलोड कर दिया है, अगर आपने देख लिया तो बहुत अच्छा, अगर नहीं देखी तो आप पहले वो देख लें ताकि आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाए। आज की वीडियो की लिहाज से बात करें तो हम वीक 11 से स्टार्ट करेंगे। वीक 11 हमारे स्टार्ट हो रहा है 146 से एंड ऑनवर्ड हम वीक 16 तक जाएंगे और टॉपिक 234 तक हम कवर करेंगे। ये सारे टॉपिक हम कवर करेंगे आज वीक 11 से लेकर वीक 16 तक, और इसमें से जितने भी टॉपिक हैं वो मैं आपको सारे अंडरस्टैंड करवाऊंगी और इंशाल्लाह आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। और आप मुझे अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। और इसके अलावा अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती, अगर आप कुछ समझना चाहते हैं या कोई टॉपिक क्लियर नहीं हुआ तो आप मुझे वो भी पूछ सकते हैं, मैं आपको गाइड कर दूँगी उसके बारे में भी इंशाल्लाह। तो हम स्टार्ट करते हैं। आज की अपनी जो फर्स्ट क्विज़ है वो है एंट्रीज इन ए डैश आर इंसर्टेड एंड रिमूव एट वन एंड टॉप। वो कह रहे हैं कि जहाँ पे एंट्रीज जो हमारी वो एक ही एंड से एंटर होती हैं और एक ही एंड से रिमूव होती है, वो कौन सी चीज़ होती है? तो वो स्टैक है हमारे पास। ठीक है, स्टैक क्या है? स्टैक बेसिकली एक लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है जो फॉलो करता है लीफो रूल को फॉलो करता है। लीफो मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, तो इसमें जो सबसे आखिर में एटम एंटर होती है वही सबसे पहले निकलती है। ठीक है, तो इसको लीफो भी बोलते हैं। इसको हम एक दफ़ा मैं आपको समझाती हूँ। जैसे ये देखिए हमारे पास है, ये कुछ इस तरह से हमारे पास एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम स्टैक बोलते हैं। ठीक है, इसमें इस तरह हमारी जो है ना एंट्रीज इसमें ऐड होती हैं। इसका सिर्फ एक एंड होता है जिसमें से एंट्रीज जो है ऐड होनी होती हैं। ठीक है, तो ये यहाँ से हमारी अगर यहाँ से हमारी एंट्रीज इसमें एंटर हो रही हैं तो यहाँ से ही रिमूव होंगी। ठीक है, तो जो सबसे लास्ट पे एंट्री जो आएगी वही रिमूव होगी सबसे पहले, तो इसलिए इसको कहते हैं लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो ये हमारे पास एक स्टैक होता है, एक लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। ठीक है, इसको हम बोलते हैं स्टैक। ये एक स्टैक होता है जिसमें हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं ऐड होती हैं एक एंड से। ठीक है, मिसाल के तौर पे ये हमारे पास यहाँ पे इसमें डाटा ऐड हो रहा है, तो जो सबसे लास्ट पे एंटर होगी वही सबसे पहले जो है एंट्री वो बाहर निकलेगी। तो ये इसमें बताया जा रहा है एंट्रीज इन स्टैक आर इंसर्टेड एंड रिमूव एट वन एंड टॉप, और ये एक लिफो डाटा स्ट्रक्चर है। डैश टाइप हैज़ द कैपेबिलिटी ऑफ सॉर्टिंग डिफरेंट टाइप ऑफ डाटा। तो ये जो है एग्रीगेट, ये है एग्रीगेट इज़ एन ऑब्जेक्ट दैट कंटेन अदर ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जिसमें अदर ऑब्जेक्ट्स भी होते हैं और ये डाटा को सॉर्ट करने के लिए यूज़ होता है, इसलिए एग्रीगेट इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बस, लिस्ट स्टैक्स एंड क्यूज आर डिफरेंट फॉर्म ऑफ डाटा एब्स्ट्रैक्शन। ये डिफरेंट फॉर्म है किसकी? डाटा एब्स्ट्रैक्शन की। डाटा एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है? Basically, data abstraction is a process of hiding complex details and showing only essential features of data. It help in focusing what data does एंड हाउ इट वर्क। तो ये एक डाटा एब्स्ट्रैक्शन है। ठीक है, जो जो कॉम्प्लेक्स डिटेल को हाइड कर देता है और ओनली जो जो बिल्कुल एसेंशियल इंफॉर्मेशन होती है वो दिखाता है। और इसके जो है ना हमारे पास डिफरेंट फॉर्म्स होती है, जिसमें हमारे पास लिस्ट होती है जिसमें जो एलिमेंट सिर्फ एक सीक्वेंस में होते हैं। ठीक है, और स्टैक होता है जिसमें जो है डाटा एक ऑर्डर में होता है, लास्ट इन फर्स्ट इन ऑर्डर में, और जो क्यू है वो उसमें फीफो में होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। The next question है, a block of data of a single employee containing field like name, salary, scale and dress is an example of dash type। वो कह रहे हैं कि ये एक हमारे पास फील्ड है एम्प्लॉय की, उसमें ये उसका सारा डाटा है, तो ये किसकी टाइप है? तो हमने देखा है कि जो हमने पहले भी पढ़ा है कि एग्रीगेट क्या है? एग्रीगेट इज एन ऑब्जेक्ट दैट कंटेन अदर ऑब्जेक्ट्स। ये एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास क्या? एम्प्लॉय, और इसमें अदर ऑब्जेक्ट क्या है? उसका नेम है, उसकी सैलरी है, ये कौन सा स्केल पे है वो, और उसका ड्रेस क्या है। तो ये किसकी टाइप है? एग्रीगेट की। नेक्स्ट है हमारे पास, पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स और डाटा इन टू डायमेंशनल अरे इज आइडेंटिफाई विद द हेल्प ऑफ पेयर ऑफ इंडेक्स। जो हमारे पास अरे होती है, एक हमारे पास अरे होती है, एक टू डायमेंशनल अरे होती है। तो कहते हैं जो टू डायमेंशनल अरे होती है उसमें डाटा को आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? पेयर ऑफ इंडेक्स। देन हमारे पास अ सब ट्री इज आल्सो कॉल्ड ए ब्रांच फ्रॉम द पेरेंट। ये आपको क्या पता चलेगा कि क्या बात हो रही है? हमारे पास एक ट्री होती है
और उसकी जो सब ट्री होती है उसको हम ब्रांच भी बोलते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि ट्री क्या होती है। हमारे पास जो डाटा सॉर्ट करने के लिए ना एक ट्री बनाई जाती है, जैसे ये है ना। आप नेक्स्ट सेमेस्टर में आप पढ़ेंगे बुक, तो फिर आपको ये सारा डिटेल से टॉपिक जो है ना वो पढ़ाया जाएगा सेकंड सेमेस्टर में या थर्ड सेमेस्टर में। ठीक है, ये एक ट्री होती है, इसमें जो है ना डाटा जो है वो किया जाता है, सॉर्ट किया जाता है इसमें। ठीक है, ये इस तरह की ट्री बनती है। और ये थोड़ी सी रफ बना रही हूँ सिर्फ आपको समझाने के लिए। तो अगर मिसाल के तौर पे हमारे पास एक ट्री है, और ये जो है ये इसका पेरेंट है, और ये दो जो है ना ये और ये दोनों इसके चाइल्ड हैं। ठीक है, ये पेरेंट है और ये दो इसके चाइल्ड हैं। ठीक है, ये पेरेंट है और इसके जो है ना ये चाइल्ड हैं। तो वो कह रहे हैं कि जो एक ट्री होती है उसकी जो सब ट्री है, अगर ये हमारे पास एक ट्री है ना यहाँ से लेके इतनी ट्री, और इससे आगे जो नीचे वाली ट्री है या फिर ये इसकी हाफ ट्री है, ये इसको हम इसकी सब ट्री भी बोलेंगे। तो वो कह रहे हैं कि सब ट्री इज आल्सो कॉल्ड ए ब्रांच फ्रॉम द पेरेंट। तो ये जो है हमारे पास ट्री है, तो अगर हम उसकी एक साइड देख लें तो ये इसकी हम एक ब्रांच भी बोल सकते हैं। तो ये इसकी बात हो रही है कि हमारे पास जो एक सब ट्री होती है हम उसको ब्रांच भी बोलते हैं। देन विच वन इज़ द मोस्ट सूटेबल चॉइस ऑफ डाटा स्ट्रक्चर फॉर रिप्रेजेंटिंग पेरेंट चिल्ड्रन रिलेशनशिप। वो कह रहे हैं अगर पेरेंट चिल्ड्रन का रिलेशनशिप दिखाने के लिए हमारे पास कौन सा डाटा स्ट्रक्चर है वो जो है ना मोस्ट सूटेबल होता है। तो हमारे पास जो ट्रीज होती हैं वो डाटा स्ट्रक्चर हमारे पास जो है वो मोस्ट सूटेबल डाटा स्ट्रक्चर होता है। जैसे ये हमारे पास पेरेंट है, ये इसका लेफ्ट चाइल्ड, ये इसका राइट चाइल्ड। ठीक है, तो ये पेरेंट चिल्ड्रन रिलेशनशिप है। तो ये हमारे पास मोस्ट सूटेबल होती है। ठीक है, इसको हम रूट्स बोलते हैं, इनको नोड्स बोलते हैं। देन नेक्स्ट है हमारे पास अ पेरेंट ऑफ अ बाइनरी ट्री कैन हैव एट मोस्ट 3 नोड्स, नहीं एट मोस्ट 2 नोड्स। हमारे पास जो पेरेंट होता है ये हमारे पास है पेरेंट। ठीक है, देन इसके एट मोस्ट 2 नोड्स हो सकते हैं, 2 चाइल्ड इसके हो सकते हैं एट अ टाइम। एक इसका ये लेफ्ट वाला चाइल्ड और ये एक इसका राइट वाला चाइल्ड। ठीक है, तो यहाँ से जो इसका करेक्ट ऑप्शन है ना वो लास्ट वाला एट मोस्ट 2 नोड्स। फोर्थ वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। देन पॉइंटर्स आर यूज्ड टू स्टोर एंड मैनेज एड्रेसेस। पॉइंटर क्या होता है? पॉइंटर एक वेरिएबल होता है जो स्टोर करता है मेमोरी एड्रेस। ठीक है, पॉइंटर is a variable that store memory address of another variables instead of holding data directly। तो ये जो है हमारा पॉइंटर जो किस लिए यूज होते हैं? डाटा को स्टोर करने के लिए और ड्रेस होते हैं उनको मैनेज करने के लिए। Pointers are included as a user defined data type in various programming language। यूजर डिफाइन क्या होता है? एक होते हैं प्री डिफाइन जो होते हैं, जो पहले से उन्होंने जो हमारी एक लैंग्वेज होती है या प्रोग्राम में वो पहले से डिफाइन हुए होते हैं। और एक होते हैं यूजर डिफाइन जो यूजर खुद डिफाइन करता है डाटा टाइप, उनको हम यूजर डिफाइन बोलते हैं। देन हमारे पास इन फाइल ओरिएंटेड इंफॉर्मेशन सिस्टम रिकॉर्ड्स आर डुप्लीकेटेड। इन डेटाबेस ओरिएंटेड इंफॉर्मेशन सिस्टम रिकॉर्ड्स आर इंटीग्रेटेड। ये फाइल ओरिएंटेड में डुप्लीकेट होते हैं और डेटाबेस ओरिएंटेड इन्फॉर्मेशन में ये इंटीग्रेट होते हैं, ये याद रखना। द इंटायर डेटाबेस स्ट्रक्चर इज डिफाइंड बाय स्कीमा। देन हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश रिस्ट्रिक्ट एन इंडिविजुअल फॉर परफॉर्मिंग ए स्पेसिफिक ऑपरेशन ऑन ए पोर्शन ऑफ डेटाबेस। सब स्कीमा, जो सब स्कीमा होती है वो रिस्ट्रिक्ट करती है इंडिविजुअल को कुछ भी परफॉर्म करने के लिए। देन a typical database system is consisted of application layer and database management layer. Then a database can be accessed and modified with the help of database management system DBMS. Dash represent a row in a relation or a table। टप्पल, हमारे पास जो रो होती है हम उसको टप्पल बोलते हैं, तो इस वजह से टप्पल रिप्रेजेंट ए रो इन रिलेशन और टेबल। डैश रिप्रेजेंट है कॉलम इन रिलेशन और टेबल। कॉलम को जो रिप्रेजेंट करता है वो एट्रीब्यूट होता है। जो रो होती है उसको हम टपल बोलते हैं और जो कॉलम होता है उसको हम एट्रीब्यूट बोलते हैं। देन है रिलेशनल डेटाबेस मॉडल स्टोर डाटा इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स। हमारे पास जो रिलेशनल डेटाबेस होता है वो टेबल्स की फॉर्म में इंफॉर्मेशन स्टोर करता है। डैश हैज सर्टेन एट्रीब्यूट्स और कॉलम्स विच डिस्क्राइब इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। हमारे पास एक कोई एंटिटी होती है, उसके एट्रीब्यूट्स होते हैं और कॉलम्स होते हैं जो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स डिफाइन करता है। तो ये यहाँ पे आएगा एंटिटी। इफ ए रिलेशन इन रिलेशनल डेटाबेस मॉडल, रिलेशनल डेटाबेस किस चीज़ में स्टोर होता है? टेबल्स की फॉर्म में। ठीक है, इसमें क्या वो पूछ रहे हैं? मॉडल हैज द मल्टीपल एंट्रीज फॉर ए सिंगल एंटिटी, दिस इशू इज कॉल्ड रिडंडेंसी ऑफ द डाटा।
Dash is a condition created within a database or data storage technology in which this same piece of data is held in two separate places. जब कहते हैं कि एक ही तरह का डाटा दो जगहों पे जो है वो सेपरेटली स्टोर किया गया है, तो इस चीज़ को हम क्या बोलेंगे इस इशू को? तो ये हमारे पास डाटा रेडंडेंसी होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटर फॉर रिलेशनल डेटाबेस मॉडल? रिलेशनल डेटाबेस मॉडल में हमारे पास प्रोजेक्ट भी होता है, सेलेक्ट भी होता है, ज्वाइन भी होता है, लेकिन कनेक्ट ये इसका कोई ऑपरेटर नहीं है। द सेलेक्ट रिलेशनल ऑपरेटर इज यूज्ड फॉर डैश फ्रॉम ए रिलेशनल डेटाबेस मॉडल। जो सिलेक्ट रिलेशन है वो किस वजह से यूज होता है? एक्सट्रैक्टिंग द रिक्वायर्ड टपल। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमने क्या पढ़ा है कि रिलेशनल डेटाबेस मॉडल का जो ऑपरेटर वो कौन सा नहीं है? कनेक्ट वो इसका ऑपरेटर नहीं है। इसका मतलब जो प्रोजेक्ट सिलेक्ट और जो है ना ये तीनों इसके ऑपरेटर हैं। तो अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाता है तो हमारे पास ऑप्शन दिए गए होंगे डिफरेंट और उनमें से एक इन तीनों में से दिया गया होगा कि इनका जो है ऑपरेटर कौन सा है। तो अगर प्रोजेक्ट हो, सिलेक्ट हो या ज्वाइन हो तो आप इन तीनों पे किसी एक पे टिक करना है कि ये इसका ऑपरेटर है। देन इन्होंने आगे पूछा है कि जो सिलेक्ट रिलेशनल ऑपरेटर है किस लिए यूज होता है? तो ये यूज होता है एक्सट्रैक्टिंग द रिक्वायर्ड टपल्स। जो हमें टपल्स चाहिए होती हैं उनको एक्सट्रैक्ट करने के लिए यूज होता है। देन a select query extract one or multiple tuples from the specific relation in a relation database model. Which of the following represent the name of a relation in the given relational query? वो कह रहे हैं कि कौन सी चीज़ है जो रिप्रेजेंट करती है नेम, रिलेशन का नेम। हम जब रिलेशंस बनाते हैं तो उनका नेम रखते हैं। तो ये इन्होंने नीचे क्वेरी दी हुई है और कह रहे हैं इस क्वेरी में से क्या चीज़ जो है वो रिप्रेजेंट करती है नेम को। तो हम एसटीडी भी लिख देते हैं, एसटीडी नेम, एसटीडी एड्रेस, एसटीडी मीन्स स्टूडेंट और स्टूडेंट भी लिख देते हैं। लेकिन एसटीडी डीआईडी ये नहीं लिखा जाता, तो इस वजह से ए और बी बोथ है और ए एंड बी आ जाएगा। देन है ये हमारे पास एक ऊपर क्वेरी दी गई और लिखा और उन्होंने पूछा इन दी अबव रिलेशन क्वेरी द मेल रिलेशन कंटेन ओनली द स्पेसिफाइड कॉलम ऑफ एम्प्लॉय रिलेशन। अब हमारे पास अगर एम्प्लॉय है ना, अगर हमने डेटाबेस में उसका डाटा एंटर करना है या स्टोर करना है तो उसका नेम बहुत ज़रूरी है, उसका एड्रेस ज़रूरी है, वो कौन सी सिटी से है, ठीक है, उसका नाम क्या है, ये सब ये चीज़ें जो है ना ये प्राइमरी चीज़ें हैं, इनको हम ऐड करेंगे। लेकिन जो मेल है ये इतना ऐसा इम्पोर्टेंट नहीं है, तो इस वजह से ये सिर्फ कुछ कॉलम कहते हैं यूज़ होंगे, ओनली द स्पेसिफिक कॉलम ऑफ एम्प्लॉय रिलेशन। देन which tuples are joined to form tuples in the new relation? It is determined by the condition under which the join is constructed. Which of the following keyword is used to connect two relations into a single one? दो रिलेशन को एक रिलेशन में जो है कनेक्ट करने के लिए कौन सा कीवर्ड हम यूज करते हैं? ज्वाइन का। ज्वाइन किसका ऑपरेटर है? रिलेशनल डाटा मॉडल का। देन है द लिंक बिटवीन ऑब्जेक्ट इन एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस आर नॉर्मली मेंटेन्ड बाय DBMS database management system. In an object-oriented database, the database consists of objects that are linked to each other to reflect their relationship. What is the consequence of partially completed transaction within a database system? इसका क्या पूछा है? कॉन्सिक्वेंस क्या उसका होता है? इम्पैक्ट दी डेटाबेस इंटीग्रिटी नेगेटिवली। देन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द इंटीग्रिटी ऑफ डेटाबेस? दैट DBMS। बस इसमें वो कह रहे हैं कि ये एक इसमें बताओ कि कौन सी एग्जांपल है डाटा ट्रांजैक्शन की इन रिलेशनल डाटा मॉडल। सबसे पहले तो हम ये देखें ना, क्वेश्चन पढ़ें कि क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं। रिलेशनल डाटाबेस, रिलेशनल डाटाबेस होती क्या है? ये इट इज़ ए वे टू ऑर्गेनाइज डाटा। इसमें हमने डाटा को ऑर्गेनाइज करना होता है टेबल्स के फॉर्म में, रोज और कॉलम्स के फॉर्म में। जब हमने डाटा को ऑर्गेनाइज करना है, ठीक है, तो उसमें वो फिर डाटा की ट्रांजैक्शन भी होगी। जब हम कुछ भी चीज़ लेंगे या देंगे तो वो सारा डाटा उस चीज़ उसमें जो है ना हम स्टोर करेंगे। तो एग्जांपल क्या है ट्रांजैक्शन की, जिसमें ट्रांजैक्ट हो रहा है। तो जैसे हम एक बैंक से दूसरे बैंक में फंड ट्रांसफ़र करेंगे तो ये भी एक ट्रांजैक्शन है। अगर हम अपनी जो है वो कैंसिल कर रहे हैं एयरप्लेन की रिजर्वेशन, ठीक है, तो ये भी डाटा उसमें उनके पास जाएगा कि जी हमारी ये जो प्लेन की रिजर्वेशन है ये कैंसिल हो गया। अगर हम स्टूडेंट का अगर एडमिशन ले रहा है किसी यूनिवर्सिटी में तो उसकी रजिस्ट्रेशन भी करेंगे। ये जो जो तीनों हैं ये इसकी रिलेशनल डाटाबेस की एग्जांपल्स हैं। ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर आएगा। द मेन पर्पस ऑफ द रोल बैक प्रोटोकॉल इज, रोल बैक प्रोटोकॉल
का मेन पर्पज क्या होता है? टू अनडू द पार्शली एग्जीक्यूटेड ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, द प्रॉब्लम नोन एज डैश इनकरेक्ट समरी प्रॉब्लम। इनकरेक्ट समरी प्रॉब्लम हम कब कहेंगे? कैन अराइज इफ वन ट्रांजैक्शन इज इन मिडल, एक जो ट्रांजैक्शन है वो मिडल में है, ऑफ ट्रांसफरिंग फ्रॉम फंड फ्रॉम फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर, कि हमारे पास जो ट्रांजैक्शन है वो एक अकाउंट से जो है हमारा फंड ट्रांसफर हो रहा है दूसरे अकाउंट में। व्हेन अनदर ट्रांजैक्शन ट्राई टू कंप्यूट द टोटल डिपॉजिट इन द बैंक, लेकिन उसमें एक तीसरी ट्रांजैक्शन आकर क्या कर रही है? कंप्यूट करने की कोशिश कर रही है कि कितना डिपॉजिट हो गया है बैंक में। तो ये एक इनकरेक्ट समरी प्रॉब्लम हो जाएगी। देन है हमारे पास, बाय यूजिंग डैश अ रिकॉर्ड बीइंग असेस्ड बाय मल्टीपल ट्रांजैक्शंस कैन नॉट बी असेस्ड अंटिल इट इज रिलीज्ड बाय पेरेंट ट्रांजैक्शन। बाय यूजिंग लॉक, अगर हम यूज़ करेंगे लॉक यूज़ करेंगे तो कोई भी उसको असेस नहीं कर सकेगा अनटिल अनलेस के वो जो उसका पेरेंट है वो उसको उसकी इजाज़त दे। द डैश flies are insufficient when records within the file must be retrieved in an unpredictable order. Sequential file. A sequential file is a file that is accessed serially from its beginning and its end as through the information is arranged in a row. हमारे पास जो sequential फाइल होती है वो उसमें जो डाटा है वो सीरियली जो है वो कहते हैं असेस किया जाता है और उसकी बिगनिंग से स्टार्ट होता है। लेट्स सपोज कि हमारे पास ये एक सीक्वेंशियल फाइल है, ठीक है। ये हमारे पास एक सीक्वेंशियल फाइल है, उसमें जो डाटा है वो सीरियली कह रहे हैं कि असेस किया जाएगा। तो अगर हमने कोई डाटा इसमें से देखना है तो हम पहले यहाँ पे जाएंगे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, यहाँ पे। अगर हमारा डाटा यहाँ पे है, ठीक है, मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैच हो रहा है, तो यहाँ पे हमारी जो है ना वो सर्च खत्म हो जाएगी कि हमारा ये डाटा, हाँ ठीक है, यहाँ से मिल गया। हम इसको बिगिनिंग से फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं, हम उसको दरमियान से या एंड से स्टार्ट नहीं कर सकते इसकी सर्च को। Then next है, which of the following file type is designed purely to allow random records retrieval? अच्छा जी, अब वो कह रहे हैं कि कौन सा इसमें बताएं फाइल टाइप कौन सी है जिसमें हम रैंडमली डाटा को रिट्रीव कर सकते हैं। तो वो हमारे पास इंडेक्स्ड फाइल है। अगर हमारे पास जो सीक्वेंशियल फाइल है उसमें वो कह रहे हैं कि आप जो है ना ये सिर्फ असेस्ड होती है सीरियली फ्रॉम द बिगिनिंग, ये सिर्फ बिगिनिंग से इसको हम स्टार्ट कर सकते हैं और इसमें से अपना डाटा तब रिट्रीव कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास जो इंडेक्स्ड फाइल है उसको हम रैंडमली कहीं से भी डाटा को रिट्रीव कर सकते हैं। The next, the overhead associated with the indexed file is maintenance of a separate index file in mass storage. Which of the following is a key factor in locating a record that need to be stored and retrieved in hash file? Hash function. Then dash is to transform an arbitrary size value to a fixed length value or key, which ultimately help in identifying the location of a record directly. हैशिंग, तो बेसिकली हमारे पास हैशिंग क्या होती है? हैशिंग एक टेक्निक होती है यूज टू कन्वर्ट डाटा इनटू फिक्स साइज वैल्यू यूजिंग ए हैश फंक्शन। इसमें हमारे पास जो डाटा होता है ना उसको हम वैल्यूज़ में कन्वर्ट करते हैं। मिसाल के तौर पे हम देखते हैं, जैसे हमारे पास ये एक टेबल है, ठीक है, इसमें हमारे पास ना कुछ वैल्यूज़ दी गई हुई हैं। हमारे पास एक डाटा है जैसे अली है, ठीक है, ये नाम है अली और इसमें है 1 2 3, इसकी कितना 3 बनाना, तो हम इसको इस 3 वाले इंडेक्स पे स्टोर कर देंगे, ठीक है। जैसे एप्पल है तो उसके 5 बनेंगे तो उसको हम यहाँ 5 वाले पे स्टोर कर देंगे। इस तरह ये एक हैश टेबल जो है ना वो वर्क करता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन हैश फाइल्स द फिनोमिना ऑफ disproportionate number of keys happening to hash to the same bucket is known as clustering. Grouping and categorization of data items based on found properties is called clustering. From the given data set of a grocery store, the most suitable form of data mining is association analysis, which can find about those people who buy potato chips also buy juice and soda. Then dash can be the approaches for protecting society from the obvious use of database. Apply legal remedies, public opinions, legalizing the commercial यूज ऑफ डेटाबेस। तो इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन है ये हमारे पास करेक्ट है, बोथ ए एंड बी।
Using database technologies, which of the following examples represent a data collection mode in which the data collection process is readably apparent to the user? Grocery store asking customer to fill forms voluntarily for getting discounts. वो ये कह रहे हैं कि अगर हमने अपने जैसे हमने ये पीछे क्वेश्चन पढ़ा ना कि हमने जो है डेटाबेस को के ऑब्वियस यूज़ के लिए और सोसाइटी को प्रोटेक्ट करने के लिए कौन सी अप्रोचेज इस्तेमाल करनी चाहिए। तो इसमें उन्होंने दो अप्रोचेज दिए हैं कि अप्लाई लीगल रेमेडीज एंड पब्लिक ओपिनियन। ये दो चीज़ें यूज़ करके हम जो है ना उसको यूज़ कर सकते हैं, ऑब्वियस यूज़ ऑफ डेटाबेस कर सकते हैं। देन वो ये कह रहे हैं कि डेटाबेस टेक्नोलॉजी को की जो हमने एग्जाम्पल पढ़ी उसको इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम कैसे जो है ना वो उनका रीडेबली जो है ना उनका ओपिनियन कैसे ले सकते हैं। तो उन्होंने ये कहा है कि आप ग्रोसरी स्टोर जो है ना वो कहेगा कस्टमर से कि वो फॉर्म फिल करो, जो अगर आप फॉर्म फिल करोगे तो आपको डिस्काउंट मिलेगा। इस तरह आप फॉर्म फिल करवा कर उनके ओपिनियन जो है वो ले सकते हैं। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इंटेलिजेंट एजेंट इज यूज्ड इन एप्पल डिवाइसेस। तो आपको पता है इंटेलिजेंट एजेंट जो है ना हमारे पास जो हमारी एप्पल की डिवाइसेस में वो कौन सी है, वो सिरी है। जैसे गूगल असिस्टेंट है ना हमारे पास, गूगल के जो गूगल का है उसको क्या बोलते हैं, मेरे जहन से निकल गया, अभी हम देख लेते हैं। जेमिनाई। जैसे गूगल का हमारे पास जेमिनाई है और जो एप्पल डिवाइसेस है उसका हमारे पास जो हमारी जो होती है ना इंटेलिजेंट एजेंट वो होती है सिरी। हे सिरी प्ले द म्यूजिक। ये हम आपने अक्सर सुना होगा, ऐसे बोलते हैं हे सिरी प्ले दिस एंड दिस, तो वो हमारे पास जो होती है उसको सिरी बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रोबोट्स इज यूज्ड फॉर कैरिंग आउट हैवी मेडिकेशंस इन हॉस्पिटल्स। तो वो जो हमारे पास हॉस्पिटल्स में हैवी मेडिकेशंस को कैरी करते हैं उन रोबोट्स को टीयूजी बोलते हैं। ये हमारे आया हुआ है हैंड आउट से, जैसे कि हमने जो है ना पढ़ा है। अब हमारे पास जो वीक शुरू हुआ है, हमने ये डेटाबेस वाले पहले क्विज पढ़े हैं। देन हमने अब हाँ, अब जो हमारे पास जो शुरू हुआ है टॉपिक वो यहाँ से हुआ है 171 से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड इंटेलिजेंट एजेंट। 171 से ये वाला ऑन गोइंग है 175 तक। हाँ 175 तक का ये पूरा टॉपिक जिसमें हमने इंटेलिजेंस एजेंट के बारे में जो चीज़ें हैं उनके बारे में पढ़ना है। तो उसमें जो ये रोबोट का नेम पूछे हैं ये हमारे मॉड्यूल में दिया गया है 171 या 172 में। तो उस रोबोट का नाम है टीयूजी। लर्निंग procedural knowledge usually involve a trial and error process by which an agent learns appropriate actions by using punished for poor actions and rewarded for good ones। जहाँ आप जब पुअर एक्शन करते हो तो आपको पनिश किया जाता है और अगर अच्छे एक्शंस करते हो तो आपको जो है रिवॉर्ड किया जाता है। ऐसे लर्निंग को हम प्रोसीजरल लर्निंग बोलते हैं। डैश इज एन इंटेलिजेंट डिवाइस विच perceive its environment through sensors and respond to stimuli using um, actuators। तो इसको हम बोलते हैं एजेंट इज एन इंटेलिजेंट डिवाइस। Which instruments are used for perceiving and acting upon the environment, sensors and actuators? A methodology used to develop behavior-based anonymous agent behavior engineering इसका correct option है। In dash search, in theoretical research track, in artificial intelligence, researchers try to develop a computational understanding of human intelligence. The performance of an agent can be improved based on this learn. Dash is a test for measuring the intelligence of a machine. Turing test. हमने यहाँ पे पढ़ना है, ये है ट्यूरिंग टेस्ट। टॉपिक 173 है इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, द ट्यूरिंग टेस्ट। यहाँ से क्विज आया हुआ है। ट्यूरिंग टेस्ट इज अ टेस्ट फॉर measuring the intelligence of a machine such that a human is unable to distinguish between a machine and a human. Then in the past, the Turing test proposed by Alan Turing in 1950 has served as a benchmark in measuring progress in the field of artificial intelligence. तो ये जो ट्यूरिंग टेस्ट नेम था ये किसने जो है दिया था, एलन ट्यूरिंग ने, कि कब 1950 में। A well known example
arose as a result of the program Doctor, a version of the more general system called ALSIA, developed by Joseph Bingham in the mid 1960s. Dash refers to identification of a characteristics of an image analysis. Dash refers to the process of understanding or describing characteristics identified by image processing, image analysis. Dash of a natural language refers to identification of conditions or something in which a statement is generated and understanding the meaning in their accordance. Contextual analysis. Semantic analysis of a natural language is the process of analyzing if a sentence gives clear meaning. Semantic analysis कौन सी होती है जिसमें जो sentence है वो clear meaning दे रहा हो. Then have for natural language processing a syntaxical, semantic and contextual language is required. Which of the following computer sciences has a positive impact on society? कौन से हमारे पास जो कंप्यूटर साइंस है जिसका पॉजिटिव इम्पैक्ट है सोसाइटी पे? इट इज़ easy to assess and use data for business applications. Ethical issues are related to moral principles or a branch of knowledge dealing with these. Dash deal with the protection of an individual's information which is implemented by using the internet or any other computer or personal device. ऐसे ही हमारे इंफॉर्मेशन की प्रोटेक्शन जो हमारे इंटरनेट के यूज़ करने से या फिर हमारी पर्सनल डिवाइसेस में हमारी इन्फॉर्मेशन होती है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए जो चीज़ यूज़ होती है वो उसको हम बोलते हैं डिजिटल प्राइवेसी. Dash is a set of moral principles. Ethics is a set of moral principles that govern the behavior of individual or group of people. Linux is an open source software. The user must agree to the license terms and agreement when they use open source software. यहाँ पे हम जब 180 पे आ गए हैं. इस सॉफ्टवेयर लाइसेंस एंड इंफॉर्मेशन प्राइवेसी ये टॉपिक हम पढ़ रहे हैं जिसमें हमने देखना है डिफरेंट सॉफ्टवेयर और उनकी सिक्योरिटी के बारे में कि उसको कैसे यूज़ करना है. जब हमारे पास एक जैसे लिनक्स है ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है उसका लाइसेंस है तो हमारे पास हमें उसका लाइसेंस लेना पड़ता है यूज़ करने के लिए. पॉसिबल थ्रेट्स टू एनी इन्फॉर्मेशन कैन नॉट बी इग्नोर्ड. कहते हैं कोई भी पॉसिबल थ्रेट है कोई भी आपको थ्रेट लग रहा है कि ये हो सकता है तो उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता. What protects the intellectual property created by artist? कहते हैं अगर कोई भी आपने अपना कोई अपनी प्रॉपर्टी या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कोई चीज़ बनाई है किसी आर्टिस्ट ने जैसे अगर आपने कोई ग्राफिक डिज़ाइन बनाया कोई प्रेजेंटेशन बनाई है कोई वीडियो क्रिएट किया है तो वो आपकी एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है. ठीक है तो उसको अगर आपने प्रोटेक्ट करना है तो कैसे करेंगे आप? अगर कोई दूसरा आपकी कॉपी करता है या कोई आपकी चीज़ लेता है या यूज़ करता है तो आप उस पर कॉपीराइट क्लेम कर सकते हो. तो ये जो कॉपीराइट है ये प्रोटेक्ट करता है आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को. देन व्हाट डज ए ट्रेडमार्क प्रोटेक्ट? ट्रेडमार्क क्या होता है? ट्रेडमार्क एक लोगो होता है नेम होता है या कोई ब्रांड होता है. जैसे आप डिफरेंट ब्रांड्स होते हैं कपड़ों के जूतों के उनके ऊपर उनका लोगो बना होता है. जैसे लाइमलाइट हो गया जेडोट हो गया स्टाइल हो गया ये हमारे कपड़े जूतों की बात होगी. अगर हमारे कंप्यूटर्स वगैरह हो गए लैपटॉप्स हो गए इनके सब के ऊपर एक लोगो होता है. ठीक है ताकि कोई भी आपकी चीज़ यूज़ ना कर सके कोई आपकी चीज़ लेके अपने नाम से ना सेल कर सके आगे तो वो एक ट्रेडमार्क होता है. हमने अपने कोई प्रोडक्ट अगर हमने मार्केट में सेल करनी है तो हमने उसका नाम रखा होता है उसका एक लोगो बनाया होता है. देन कॉपीराइट पेटेंट्स एंड ट्रेडमार्क्स आर एग्जाम्पल ऑफ. हमारे पास जो पेटेंट लॉ होता है ये भी हमारी जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की जो होती है ना उसको प्रोटेक्ट करने के लिए होता है. कॉपीराइट भी और ट्रेडमार्क भी. तो ये किस चीज़ की एग्जाम्पल है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की. ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ रियल सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी थ्रेट्स एक्सेप्ट. वे कह रहे हैं कि कौन से रियल सिक्योरिटी और प्राइवेसी के थ्रेट्स हैं वे खतरे हैं हमारी प्राइवेसी को. हैकर्स भी हैं जो हमारी प्राइवेसी के लिए खतरे हैं. वायरसेस भी हैं जो हमारे कंप्यूटर में आकर हमारे डाटा को करप्ट करते हैं. वॉर्म्स भी हैं लेकिन जो स्पैम है ये जो है एक थ्रेट नहीं है. देन firewalls are to protect against unauthorized attacks. फायरवॉल क्यों यूज़ होती हैं हमारे कंप्यूटर में?
जो फायरवॉल होती है वो ये एक एज अ सिक्योरिटी गार्ड यूज़ होती है हमारे कंप्यूटर पे, ये देखने के लिए कि कहाँ से हमारी ट्रैफिक आ रही है और कहाँ से जा रही है। ठीक है, तो वो हमारे अगर हार्डवेयर फायरवॉल है, सॉफ्टवेयर फायरवॉल्स होती हैं, नेटवर्क फायरवॉल्स होती हैं, तो ये किस लिए यूज़ होती हैं? हमारे किसी भी किस्म के अटैक को प्रिवेंट करने के लिए और ये मॉनिटर करने के लिए कि कौन सा जो है डाटा और कौन सी ट्रैफिक कहाँ से आ रही है। तो जो अथॉरिटाइज्ड अटैक्स होते हैं उनको उनसे प्रोटेक्ट करने के लिए फायरवॉल्स भी यूज़ होती हैं। जैसे अगर हमें किसी कंप्यूटर से, किसी लैपटॉप से आ रही है, उनका आईपी हमें मौजूद है, और कुछ जो हैकर्स होते हैं उन्होंने अपना आईपी, अपनी हर चीज़ जो है ना वो छुपाई होती है, हमें पता नहीं चल रहा होता, वो ऑथराइज होते हैं, मुझे ये लफ्ज़ प्रोनाउंस नहीं करना आ रहा, कि वो मतलब वो की होता है कि उनको हम ऑथेंटिक नहीं होते, तो उन अटैक्स के लिए अटैक्स से प्रोटेक्ट करने के लिए यूज़ होती है, इन शॉर्ट। फायरवॉल इज़ अ टाइप ऑफ सिक्योरिटी कॉन्शियस पीस ऑफ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। मैंने आपको बताया जो हमारे पास फायरवॉल होती हैं वो हार्डवेयर फायरवॉल भी होती हैं फिजिकल डिवाइसेस के लिए, सॉफ्टवेयर फायरवॉल भी होती हैं प्रोग्राम के लिए, जो हमारे प्रोग्राम्स के लिए जो हमारे कंप्यूटर पे होते हैं, और नेटवर्क फायरवॉल भी होती हैं हमारे इंटायर नेटवर्क को ना प्रोटेक्ट करने के लिए। देन इन कंप्यूटर सिक्योरिटी, dash means that the information contained in a computer system can only be read by authorized person. Authorized person confidentially कहते हैं ना, कोई अगर आपने किसी से कोई ऐसी किसी की प्राइवेट इन्फॉर्मेशन लेनी हो तो कहते हैं ना सॉरी इट्स कॉन्फिडेंशियल, हम आपको नहीं बता सकते। तो इसके इसलिए कह रहे हैं कि ये कॉन्फिडेंशियली मीन्स, इसका मतलब ये होता है कि जो अगर आपके कंप्यूटर पे आपके सिस्टम में जो डाटा है सारा, वो सिर्फ एक वो इंसान ही कर सकता है, जो इसका ऑथेंटिक जो उसका मालिक है वही इसको असेस कर सकता है, कोई दूसरा बंदा उसको असेस नहीं कर सकता इन्फॉर्मेशन को। और ये जो लफ्ज़ है ना, इसने आज कसम खा लिया कि इसने मुझसे प्रोनाउंस नहीं होना। देन अ डैश एप्लीकेशन इज द लीगल असेस टू द नेटवर्क और कंप्यूटर सिस्टम क्रैकिंग एप्लीकेशन। जो हमारे पास होती हैं कुछ एप्लीकेशन ऐसे होती हैं, जैसे अभी रिसेंटली हमारे पास जो कैपकट थी वो सारे यूज़ कर रहे थे, लेकिन अब जो है उन्होंने वो प्रीमियम कर दिया, अगर आपने उसको यूज़ करना है तो आप उसको बाय करो। बट ये है कि उसके बहुत से फीचर हैं, कुछ फ्री हैं, कुछ जो है मोस्टली फीचर जो है 80% उन्होंने वो पेड कर दी हैं। लेकिन इस तरह कुछ क्रैकिंग एप्लीकेशंस होती हैं जो उनके जो है ना फ्री वर्जन्स जो है ना वो देती हैं, वो आपको नेट से ढूँढने पड़ते हैं। जब वो आप ढूँढते हो, चलाते हो, तो वो जो उनके जो पेड फीचर हैं वो फ्री में चल जाते हैं। तो ये ऐसी क्रैकिंग एप्लीकेशंस होती हैं जो इल्लीगली जो है ना ऐसे कंप्यूटर ऐसी एप्लीकेशंस को रन करवा देती हैं। देन हाउ सोशल कंपनीज सेव्ड अवर डाटा इन्फॉर्मेशन फ्रॉम थेफ्ट। जो हमारी सोशल कंपनीज होती हैं, सोशल कंपनीज जैसे हमारा इंस्टा, टिकटॉक, व्हाट्सअप, इस तरह की जो हमारी ऐप्स हैं उन पे हमारा बड़ा डाटा पड़ा होता है। तो उनको जो थेफ्ट होते हैं, जो हैकर्स होते हैं, उनसे बचाने के लिए वो क्या करते हैं, इंक्रिप्शन। जैसे व्हाट्सएप पे भी एंड पे लिखा होता है ना एंड टू एंड इंक्रिप्ट, कि ये एंड टू एंड जो है ना वो इंक्रिप्ट है, कोई इसको असेस नहीं कर सकता। तो इंक्रिप्शन टेक्निक्स के जरिए वो हमारे डाटा को सेव रखते हैं। देन व्हाट इज एन एग्जांपल ऑफ साइबर बुलिंग। साइबर बुलिंग क्या होता है? मींस टेक्स्ट मैसेज हिटिंग समवन, टेलिंग समवन देयर शिट इज अगली, इग्नोरिंग समवन दैट इज टॉकिंग टू यू। तो साइबर बुलिंग वो होती है जो आप मैसेज के थ्रू और थ्रू इंटरनेट आप किसी के साथ कुछ गलत करते हो। व्हाट डू यू डू इफ समवन यू नो इज बीइंग बुलिड। कहते हैं अगर आप किसी को जानते हो जो बुली हो रहा है, तो आप उसके लिए साइबर बुली हो रहा है, तो आप उसके लिए क्या कर सकते हो? तो आप क्या इसका जो करेक्ट ऑप्शन है कि लेट समवन नो, आप किसी और को इस बारे में बताओ। जब तक आप बताते नहीं हो इस बात का कोई हल नहीं निकलता। वैसे भी अब बहुत सी एप्लीकेशंस आ गई हैं हुकूमत की तरफ से, उनके पोर्टल्स हैं इंटरनेट पे, कि अगर आप कोई साइबर बुली कर रहा है तो आप उसका नंबर और उसकी कॉन्टैक्ट जितनी भी आपके पास है आप उनकी वेबसाइट पे जाके उनको दो। आप एक एप्लीकेशन लिख के उनको सबमिट करो तो वो एक्शन लेते हैं। देन है व्हेन कैन साइबर बुलिंग नॉट हैपन। कहते हैं साइबर बुलिंग कब नहीं हो सकती, क्या उसका? व्हेन यू टॉक टू समवन फेस टू फेस। कहते हैं आप अपने जब आप फेस टू फेस किसी से बात करते हो तो वो साइबर बुलिंग नहीं होती। साइबर बुलिंग वो होती है जो आप इंटरनेट के थ्रू कोई आपको बुली कर रहा हो। देन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टेक्निक यूज्ड बाय स्पैमर्स। जिसमें वो कह रहे हैं कि जो
स्पैमर्स होते हैं जो हमारे साथ स्कैम करते हैं, जो झूठे-वूठे मैसेज भेज रहे होते हैं। तो उसका जो है वो क्या तकनीक ने यूज़ करते हैं, मेकिंग इम्पोर्टेंट डील्स थ्रू सच ईमेल्स। वो ईमेल्स के थ्रू इम्पोर्टेंट डील्स नहीं करते, वो सिर्फ जंक टैग एसोसिएटेड स्पैम ईमेल्स, ठीक है, वो कुछ जंक टैग्स भेजते हैं, सेंडिंग अटैच्ड वायरस इन स्पैम, कुछ स्पैम मैसेज भेजते हैं, कुछ लिंक्स होते हैं, जब हम उन पे क्लिक करते हैं तो वो जो वायरस है वो हमारे कंप्यूटर में आ जाता है, ठीक है। स्पूलिंग जो है, दी डोमेन स्पूलिंग भी एक डाटा करप्ट करने का ये एक तरीका है। देन देयर आर डैश मेजर वे ऑफ स्पैमिंग। स्पैमिंग के कितने मेजर तरीके हैं, तो 3 मेजर वेज ऑफ स्पैमिंग। हाउ डज एक्सेसिव यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इफेक्ट चिल्ड्रंस फिजिकल हेल्थ। तो जब बच्चे क्या, जब बड़े भी ज़्यादा इस चीज़ को यूज़ करते हैं इंटरनेट को, तो हमें जो एंजाइटी और डिप्रेशन है वो बहुत बढ़ जाता है। इसलिए हमें कुछ साथ-साथ अपनी फ़िज़िकल हेल्थ का ख़्याल रखना चाहिए। जो चीज़ लोग ज़्यादा इन चीज़ों से अटैच्ड होते हैं, उनको पता है, हमारे जैसे लोगों को भी पता है कि जिनका ज़्यादातर काम कंप्यूटर्स पे होता है, वो उनमें एंग्ज़ायटी और डिप्रेशन आ जाता है। देन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक थेफ्ट, इनमें से इलेक्ट्रॉनिक थेफ्ट कौन-सा है? ऑनलाइन फ्रॉड। ऑनलाइन फ्रॉड्स बहुत ज़्यादा होते हैं। मैलिशियस कोड, इल्लीगल कंटेंट एंड साइबर बुलिंग, इन सब में से जो ऑनलाइन फ्रॉड है, ये एक इलेक्ट्रॉनिक थेफ्ट है। जैसे मिसाल के तौर पे ओएलएक्स पे आप कोई चीज़ देखते हो और आपको वो बंदा कहता है कि मैं आप मुझे हाफ पेमेंट अभी कर दें, हाफ आप बाद में कर दीजिएगा। जब आप उसको हाफ पेमेंट कर देते हो तो वो पेमेंट लेके आपकी भाग जाता है और आपको कोई वो ना चीज़ मिलती है ना कुछ। इस तरह के काइंड ऑफ जो होते हैं ना ऑनलाइन फ्रॉड्स होते हैं, तो आपको बच के रहना चाहिए इन चीज़ों से। विच ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी टेक्निक, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, तो ये है मिलिशियस कोड। डैश विल प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम वाचिंग इलीगल कंटेंट ऑन इंटरनेट। वेब फिल्टरिंग, हमारे पास वेब फिल्टरिंग होती है। जो इलीगल कंटेंट होता है, जो हमारे कंट्री में या हमारी गवर्नमेंट ने इलीगल किया होता है, उसको जो है ना बचाती हैं कि बच्चे उन तक ना पहुंच सकें। देन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टैक्ट रिस्क साइबर बुलिंग, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेंट रिस्क, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेंट रिस्क इलीगल कंटेंट। ये क्या मतलब, मुझे लगता है ये क्वेश्चन सही से पूरा लिखा नहीं गया हुआ, क्या सीन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेन्यू रिबन इन एमएस वर्ड स्टाइल। अब हम देखते हैं हमारा जो हमने जो पढ़ा है ना अभी, लेट मी शो यू। हाँ, यहाँ तक जो है हमने पढ़ा है, ये 187 तक, 186 तक, ठीक है। इसमें हमने कंप्यूटर साइंस के इम्पैक्ट तक हमने ये पढ़ा है। देन हमारे जो टॉपिक है वो स्टार्ट हो गया है एमएस वर्ड का। एमएस वर्ड हमारे पास, जिसमें हम अपनी हम लिखते हैं अपना डाटा वगैरह सब कुछ एप्लीकेशन। तो ये वाला हमारे पास स्टार्ट हो गया एमएस वर्ड का टॉपिक, और ये जो है बहुत लंबा टॉपिक है। ये वाला हमारा 187 से लेके वीक 14 भी है, वीक 15 भी है सारा, ठीक है। और वीक 16 में आके हमारे पास कुछ टॉपिक है एमएस एक्सेल के, पावर पॉइंट के, और ये सारा आपको प्रैक्टिकली आप करेंगे तो आपको समझ आएगी। बहुत ईजी है और इसमें कोई ऐसा सिंगल एमसीक्यूज नहीं है जो मैंने छोड़ा हो, जो पढ़ के आपको जो रह जाए आपका, क्या मतलब ये नहीं हमारा हुआ। तो हम अब ये देख लेते हैं प्रैक्टिकली। अब वो इसमें क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि जो मेन्यू रिबन है इसमें, उसमें से इनमें से कौन सा नहीं है। तो जो स्टाइल है वो मेन्यू रिबन में नहीं है। मेन्यू रिबन कौन सा है आप देखें, ये हमारे पास एमएस वर्ड है और ये इसका जो मेन्यू है, ठीक है। ये जो है ये हमारा ये मेन्यू है, ये जो सारी लाइन दी गई हुई है ना, ये मेन्यू है इनका, ठीक है। इस मेन्यू में हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं, हमारे पास जो ऑप्शन में दिया गया है, रेफरेंस, इंसर्ट, होम, व्यू, रिव्यू, मेलिंग, लेआउट, डिज़ाइन, ड्रा, ये सारे इसके मेन्यू में हैं, लेकिन इसके मेन्यू में स्टाइल नहीं है। तो इस वजह से ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें जो स्टाइल ऑप्शन है इस पे हम टिक करेंगे। देन हमारे पास वेन एवर यू सेव एन एमएस वर्ड फाइल ऑन योर कंप्यूटर, इट इज सेव्ड विद इन द डी डॉट डॉक्स एक्सटेंशन।
कहते हैं जब भी आप एमएस वर्ड में कुछ फाइल सेव करते हो तो उसकी एक्सटेंशन क्या होती है, उसकी एक्सटेंशन होती है .doc। जब आपने नेक्स्ट सेमेस्टर में जाएंगे, अगर आपका फर्स्ट सेमेस्टर है तो अगर आप नेक्स्ट सेमेस्टर में जाएंगे तो आपके असाइनमेंट्स होंगी, तो आपकी तकरीबन 90% टू 100% आई थिंक असाइनमेंट्स एमएस वर्ड में बनेंगी। तो आपको जब वो असाइनमेंट देंगे आपके इंस्ट्रक्टर, तो वो आपको बताएंगे कि ये जो है ना DOX की फॉर्म में होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इट इज़ पॉसिबल टू ऐड डिफरेंट कमांड्स अवेलेबल इन एमएस वर्ड ऑन क्विक एक्सेस टूल बार। कहते हैं कि हमारे पास जो डिफरेंट कमांड्स होती हैं एमएस वर्ड की, उसको हम क्विक एक्सेस टूल बार में एक्सेस कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो यस, हम उसे कर सकते हैं। इन एमएस वर्ड फॉलोइंग आइकन इज यूज फॉर रीडू। ये कहते हैं ये वाला जो आइकन है ये किस लिए यूज होता है, रीडू के लिए यूज होता है। इन एमएस वर्ड अंडर द होम रिबन मल्टीपल ग्रुप्स ऑफ सिमिलर कमांड्स आर अवेलेबल विच ग्रुप प्रोवाइड द फैसिलिटी ऑफ सर्चिंग और रिप्लेसिंग। तो एडिटिंग जो है वो सर्चिंग और रिप्लेसिंग के लिए यूज होता है। हम देखते हैं हमारे पास, कहते हैं जो होम है, ये जो एडिटिंग है ये चीज़ों को सिलेक्ट करने के लिए, रिप्लेस करने के लिए और फाइंड करने के लिए जो एडिटिंग वाला पोर्शन है ये यूज होता है, ये वो कह रहे हैं, ठीक है। इन एमएस वर्ड यू कैन चेंज द फॉन्ट कलर साइज और फॉन्ट फैमिली यूजिंग द फॉन्ट ग्रुप, ठीक है। ये हमारे पास फॉन्ट ग्रुप है, ये ग्रुप, ये देखें फ़ॉन्ट लिखा हुआ है, ये हमारे पास फ़ॉन्ट ग्रुप है। तो कहते हैं इसकी मदद से आप उसका साइज़, उसका कलर और उसकी जो फ़ॉन्ट की जो फैमिली है वो चेंज कर सकते हैं। देन एमएस वर्ड विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रिटेन द फॉर्मेटिंग ऑफ टेक्स्ट यू कॉपीड, कीप सोर्स फॉर्मेटिंग। देन इन एमएस वर्ड विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द क्लिपबोर्ड ग्रुप। क्लिपबोर्ड ग्रुप देख लेते हैं हम। जैसे ये क्लिप बोर्ड है ना, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, कॉपी, कट, कॉपी पेस्ट है, फॉर्मेट पॉइंट, पेंटर, ये सारी इस क्लिप बोर्ड में है ऑप्शन। अब ऑप्शन क्वेश्चन में देख लेते हैं कौन कौन सी ऑप्शन है। कट भी है, कॉपी भी है, पेस्ट है, लेकिन चेंज केस ये इसका ये इससे बिलोंग नहीं करता क्लिप बोर्ड ग्रुप से, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन बनेगा। देन इन एमएस वर्ड बाय डिफॉल्ट कॉपी एंड पेस्ट ऑप्शन अंडर द होम रिबन आर एक्टिव व्हेन यू ओपन ए ब्लैंक डॉक्यूमेंट। फॉल्स। वो कहते हैं कि जब आप बाय डिफ़ॉल्ट एमएस वर्ड को ओपन करते हो, जो कॉपी और पेस्ट का, कॉपी कट का ऑप्शन होता है वो एक्टिव होता है, लेकिन वो एक्टिव नहीं होता। मिसाल के तौर पे ये देखिए, अगर हमने ये देखो इस पर हमने क्लिक करना तो ये एक्टिव नहीं ना, ये नहीं चल रहा। तो जब हम यहाँ पे कुछ लिखेंगे तो उसको हम सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट किया तो ये एक्टिव है। अगर मैं यहाँ पे कट करूँगी तो ये कट हो जाएगा। तो अब इसको कंट्रोल भी किया तो पेस्ट हो गया, कुछ लिखा है उसको सिलेक्ट किया तो ये एक्टिव हुआ, अदरवाइज ये एक्टिव नहीं था। बाय डिफ़ॉल्ट ये एक्टिव नहीं था। अब देखें ये ब्लैंक हमने डॉक्यूमेंट खोला, इसमें ये एक्टिव नहीं है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन दी फॉन्ट ग्रुप अंडर द होम रिबन। हमारे पास जो होम रिबन में फॉन्ट ग्रुप है, विच ऑप्शन इज यूज टू चेंज द केस ऑफ टेक्स्ट फ्रॉम लोअर टू अपर और वाइस वर्सा, टॉगल केस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, आफ्टर सिलेक्शन ऑफ पैराग्राफ सेंटेंस एंड बाय अप्लाइंग क्लियर फॉर्मेटिंग द फॉन्ट फैमिली ऑफ टेक्स्ट गेट चेंज टू कैलिबरी। हमारे पास जो डिफ़ॉल्ट जो है फॉन्ट होता है वो कैलिबरी होता है। देन इन एमएस वर्ड द पैराग्राफ ग्रुप अंडर द होम रिबन प्रोवाइड डिफरेंट टाइप ऑफ बॉर्डर्स व्हिच कैन बी अप्लाइड ऑन लाइन और पेजेस। इज इट ट्रू? यस, इट इज़ ट्रू। हमारे पास जो मेन्यू में है होम, मेन्यू में जो होम है और उसका जो हमारे पास पैराग्राफ है उसमें ये जो हम, ठीक है, ये एक हमारे पास जो बॉक्स है, ये जो दिया गया हुआ पैराग्राफ, इसमें हम डिफरेंट फॉर्मेट्स जो है वो अप्लाई कर सकते हैं कि अपनी जो है लैंग्वेज में, जैसे हम कुछ भी लिखते हैं, हाँ, तो इसको हम अगर हमने सेंटर, ये सेंटर में इसको साइड पे करना तो ये मैं सेंटर में करना तो यहाँ पे करेंगे, और इसको अगर राइट कॉर्नर में करना तो यहाँ पे करेंगे, ठीक है। और इस ये हमने इसको नंबरिंग देनी है, डॉट देन लगाना है, और इस तरह ये डिफरेंट फॉर्मेट आपके पास दिए गए हैं जो आप अप्लाई कर सकते हो। तो क्या उन्होंने पूछा कि आप ये सब कुछ कर सकते हो, तो यस, हम ये सब कुछ कर सकते हैं। देन इन एमएस वर्ड पैराग्राफ और टेबल डाटा कैन बी सॉर्टेड इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर विच ग्रुप प्रोवाइड द फंक्शनैलिटी अंडर होम रिबन। अगर आपने असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में डाटा को सॉर्ट करना हो तो हम कहाँ से करेंगे, हम पैराग्राफ में से करेंगे। जैसे ये देखें यहाँ पे हमारे पास दिए गए हुए हैं, हम इसको असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में कर सकते हैं सॉर्ट डाटा को। देन नेक्स्ट इन एमएस वर्ड द इंक्रीज, हम एक्चुअली मेरे कंप्यूटर में ना दो चार लाइनें आई हुई हैं स्क्रीन पे, इस वजह से ना मुझे सम टाइम वो वर्ड सही से नज़र नहीं आता। इंक्रीज एनिसेंट, ये क्या लिखा हुआ है, इसमें से मुझे दो लफ्ज़ नज़र नहीं आ रहे, INENTRS, सी है या क्या है आगे, और दो लफ्ज़ है। ऑप्शन अंडर पैराग्राफ लेट
मुझे, हाँ, इंडेंट, ठीक है। इन एमएस वर्ड द इंक्रीज इंडेंट ऑप्शन अंडर पैराग्राफ ग्रुप मूव योर टेक्स्ट फ्रॉम लेफ्ट मार्जिन टुवर्ड राइट मार्जिन साइड, ठीक है। ये कहते हैं कि पैराग्राफ ग्रुप जो है उसमें आप लेफ्ट राइट कर सकते हो जो टेक्स्ट को, तो यस हम कर सकते हैं लेफ्ट एंड राइट। देन इन एमएस वर्ड द पैराग्राफ ग्रुप अंडर द होम रिबन कैन बी यूज टू क्रिएट अ नंबर्स मल्टी लेवल्स बुलेट्स, यस, जैसे हमने यहाँ पे देखा है कि हम इस अपने पैराग्राफ को बुलेट में है, ये इसको हम नंबरिंग दे सकते हैं, इसको हम डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे। तो ऑल ऑफ द अबव जो है हम कर सकते हैं। इन एम एस वर्ड विच टाइप ऑफ न्यू बुलेट्स यूजर कैन चूज ऑफ हिज ओन चॉइस, पिक्टोरियल भी हो सकती है, सिंबॉलिक भी हो सकती है, टेक्सचुअल भी हो सकती है, ऑल ऑफ द अबव। In MS Word, in order to apply different kind of styles to text, we can use the style group placed under home ribbon. हमारे पास जो स्टाइल ग्रुप है, ये देखें, ये स्टाइल ग्रुप है, ये कहाँ पे है, होम रिबन के अंडर है, तो इस पर हम डिफरेंट स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं, ये अप्लाई कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, ठीक है, ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, डिफरेंट स्टाइल जो है वो हम अप्लाई कर सकते हैं। देन है, इज इट ट्रू और नॉट दैट वी कैन मॉडिफाई द फॉन्ट साइज कलर एंड फॉन्ट फैमिली ऑफ गिवन स्टाइल इन एम एस वर्ड। ट्रू, हम उसका जो है साइज कलर फॉन्ट सब कुछ चेंज कर सकते हैं। In MS Word, using the Go To command of editing group under Home ribbon, we can move to any dash of the given document by entering their numbers, bookmarks, footnotes, page, yes, all of these. In MS Word, you can add a table into your document using Insert ribbon. अब हमारे पास इंसर्ट है या इंसर्ट रिबन है, यहाँ पे हम टेबल्स ऐड कर सकते हैं, ठीक है, जैसे ये है, इसमें हम कॉलम्स रोज सब कुछ ऐड कर सकते हैं, टेबल पूरा टेबल हम जो है ना इस पे बना सकते हैं। जैसे हम इनको सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, ये देखें, ये हमारे पास एक टेबल ऐड हो गया, सही है। अब हम लेट्स सपोज कुछ भी लिख लेते हैं, ये हमारे पास एक 2 डायमेंशनल अरे बन गई है, ठीक है, इसमें ही हमने पढ़ा था पहले। तो इस तरह वो कह रहे हैं कि आप उसमें ये ऐड कर सकते हैं, किस में ऐड कर सकते हैं, हम इंसर्ट रिबन में जाके ऐड कर सकते हैं। देन इन एम एस वर्ड विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप डज नॉट बिलोंग टू इंसर्ट रिबन। अब इंसर्ट में कौन कौन सा नहीं, कौन कौन सा और कौन सा नहीं। अब इंसर्ट में अगर हम जाएं तो इंसर्ट में पेज है, टेबल है, इंस्ट्रक्शन, ये सारे हैं, इसमें कौन सा नहीं है, अब हम इसमें देखते हैं। पैराग्राफ एक अलग जो हमारे पास जो है ना वो ग्रुप है, तो ये पेज, टेक्स्ट, इलस्ट्रेशन ये इंसर्ट रिबन में आता है, लेकिन पैराग्राफ नहीं आता। इन एम एस वर्ड इफ यू वांट टू इंसर्ट ए मैथमेटिकल इक्वेशन इनटू योर डॉक्यूमेंट यू कैन यूज द डैश कमांड ग्रुप ऑफ इंसर्ट रिबन सैम्बल्स। अब अगर जब आपने अपनी नेक्स्ट बनानी है ना असाइनमेंट्स, तो ये देखिए, यहाँ अगर होम रिबन है ना, यहाँ पे आपने इंसर्ट पे जाना है, यहाँ पे इन सैम्पल्स है, यहाँ पे इक्वेशंस पे क्लिक करेंगे तो ये डिफरेंट टाइप की इक्वेशंस आ गई हैं आपके पास, तो यहाँ से आप जो है इक्वेशंस वो पुट कर सकते हैं, जैसे 5, ये ऐसे, इस तरह आप इक्वेशंस पुट कर सकते हैं। देन in MS Word, a cover page can be added using the cover page command of the page group. This group belong to dash insert. In MS Word, text group under the insert ribbon does not include comment command. The space left between the margin and the start of a paragraph is called indentation. Landscape is page orientation. What is the default page size for Word document? Letter. Which of the following is not a type of page margin? Center. The space left between the margin and the start of a paragraph is called indentation. ये पहले भी पढ़ा है. If you want to go to the end of a document, press Ctrl and shortcut key from the keyboard. Let's do it. ठीक है, यहाँ से अपने कीबोर्ड पे जो है ना करते हैं, कंट्रोल एंड प्रेस करते हैं, तो ये लास्ट पेज आ गया हमारा, ठीक है, यहाँ पे था और ये लास्ट पेज आ गया। आपने कंट्रोल और एंड प्रेस करना है तो आपके पास जो उसका लास्ट पेज है वो आ जाएगा। देन है द इंसर्शन पॉइंट इंडिकेटेड द लोकेशन वेयर टेक्स्ट लाइंस line when necessary.
Single spacing in MS Word document cause 12 point line spacing. How many margins are surrounded around the document? 4. Top, bottom, right and left. The dash feature in Word automatically correct certain spellings, typing and कैपिटलेशंस एंड ग्रामर एरर्स ऑटो करेक्ट हमारे जो इसमें वर्ड डॉक्यूमेंट में ना ऑटो करेक्ट का ऑप्शन होता है जैसे कि अगर हम यहाँ पे कुछ लिखते हैं ना इसको हम यहाँ से इसका साइज इंक्रीज करेंगे मैंने करेक्ट लिखा है तो यहाँ पे ई आना लेकिन मैंने जो है यहाँ पे ए लिखा है तो ये देखें हमें वो एरर दे रहा है कि नहीं यहाँ पे जो है ना ये गलत है तो आप यहाँ पे ये ऐसे करेक्ट ठीक कर सकते हैं तो यहाँ पे इसको ऑटो करेक्ट का ऑप्शन मौजूद है देन व्हाट इज द नेम ऑफ द फीचर दैट अलो अस टू टेक अ स्टेप बैकवर्ड इफ वी मेड अ मिस्टेक अनडू अनडू हम कैसे करते हैं कंट्रोल जी से which would you choose to list synonyms and antonyms of a selected word tool language how can you easily and consistently navigate between track changes in a document in the change group use the previous and next button to navigate between track change in a document. How do you permanently apply all the edits that we were made in track change to a document? Click on the drop down arrow between the accept button in the change group and select all changes. To block another user from switching off track change in a document, what function should you enable? The log tracking option, which is located under the track change button, will discourage user from switching off track changes. What action do you need to take to switch off track change? Under the review tab on the ribbon in tracking group, click on the track change button to switch track changes off. In MS Word, rulers help to change page margin, to set tabs, to set indents, all of the above. Next MCQ है हमारे पास the PowerPoint view that display only text, title and bullet is dash outline view. तो हमारे पास नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमने यहाँ तक किया है MS वर्ड जो है वो 214 तक हुआ है नेक्स्ट 215 से स्टार्ट हो गया हमारा इंट्रोडक्शन टू पावर पॉइंट ठीक है तो ये हमने आगे से नेक्स्ट पावर पॉइंट का पढ़ना है तो हम जो है अपना पावर पॉइंट ओपन करते हैं तो उसका थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेते हैं ताकि हमें पता हो पहले हमने MS वर्ड पढ़ा देन MS पावर पॉइंट ठीक है इसका हमने ब्लैंक डॉक्यूमेंट देख लेते हैं यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं फिर देखते हैं The slide that is used to introduce a topic and the set of tone for the presentation is called title slide. हमारे पास जो सबसे पहली स्लाइड होती है जो टॉपिक जिसमें होता है हमारे पास और जिसमें हम प्रेजेंटेशन के टोन सेट करते हैं हमें पता चलता है कि जो हम प्रेजेंटेशन दे रहे हैं किसके रिलेटेड है तो उसको हम टाइटल स्लाइड बोलते हैं लेट्स सी के यहाँ पे हम लिख लेते हैं फाइनल टर्म ठीक है ये हम फाइनल टर्म के लिए हम एक प्रेपरेशन की वीडियो बना रहे हैं किसकी CS 101 की ठीक है ये हमारे पास एक सिंपल सी स्लाइड बन गया अब अगर हमने यहाँ पे एक न्यू पेज ऐड करना है तो उसमें हम कुछ भी लिखेंगे कि नेक्स्ट हम इसमें क्या क्या पढ़ेंगे लेकिन जो पहला पेज होता है वो हमारे पास एक इंट्रोडक्शन का होता है दैन यहाँ पे एक डिज़ाइन आ जाते हैं आप यहाँ से अपनी मर्ज़ी का कोई डिज़ाइन सेलेक्ट कर सकते हैं जो भी आप इसमें ऐड करना चाहें ठीक है लेट्स सी ये देख लें देखा कुछ हमारे पास पहले से बने बनाए टेम्पलेट्स जो होते हैं डिज़ाइन के वो अवेलेबल होते हैं कि उनमें से अगर आप कोई भी डिज़ाइन ऐड करना चाहें ठीक है ये हमारे पास फर्स्ट पेज बन गया दैन ये हमारे पास सेकंड पेज है इसमें भी अगर आपने जो कुछ ऐड करना है कुछ लिखना है तो वो आप यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स लें उसमें लिख दें जी टॉपिक हमारे टॉपिक कहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं 145 से लेकर 234 तक है या 35 तक है ठीक है इसको आप एडजस्ट कर लें यहाँ पे हम इसका फॉन्ट साइज इसकी जो है कुछ हम चेंज कर सकते हैं इसको हमने अगर बड़ा करना है हम बड़ा कर सकते हैं
ये हो सकता है आप में से बहुत से बच्चों को ये जो है ना ये आता हो प्रेजेंटेशन बनाना पावर पॉइंट में, और लेकिन मैं सिर्फ एक आपको इंट्रो दे रही हूँ कि कैसे होता है। जो हमारे पास फर्स्ट पेज होता है वो हमारे पास जो वो एक टाइटल स्लाइड होती है जिसमें हमने बताना होता है कि अच्छा ये प्रेजेंटेशन जो हम आपको देने वाले हैं ये किससे रिलेटेड है। देन है द व्यू हेल्प टू रीअरेंज द स्लाइड इजीली एंड क्विकली। स्लाइड सॉर्टर, विच टाइप ऑफ व्यू इज नॉट प्रेजेंट इन एम एस पावर पॉइंट। तो उसमें स्लाइड सॉर्टर है, नॉर्मल भी है, स्लाइड शो भी है, लेकिन एक्सट्रीम एनिमेशन नहीं है। इसमें आप एनिमेट कर सकते हो। लेट्स सी के देखें यहाँ पे आपने ये एंड ट्रांजिशंस, यहाँ पे आप ट्रांजिशंस ऐड कर सकते हो। ठीक है, ये देखा, ये आप पहले ये फर्स्ट पेज शो हुआ है, देन आपके पास जो है ना सेकंड पेज ये शो होगा। अब हम यहाँ पे ये पुशबल लगा दें ऐसे, यहाँ पे आप ऐसे जो है ना वो स्लाइड शो वगैरह कर सकते हो, लेकिन जो कहते हैं ना स्ट्रीम एनिमेशन वो यहाँ पे नहीं होती। नेक्स्ट है विच पावर पॉइंट व्यू डिस्प्ले ईच स्लाइड ऑफ द प्रेजेंटेशन एज अ थंबनेल एंड इज यूजफुल फॉर रीअरेंजिंग स्लाइड्स। स्लाइड सॉर्टर, हमारा जो ये वाला व्यू होता है इसको हम स्लाइड सॉर्टर व्यू बोलते हैं। ठीक है, जो इस साइड पे हमें नज़र आ रही है ना कि अगर हम यहाँ पे कोई न्यू स्लाइड ऐड करते हैं, लेट्स सी ये ऐसी, यहाँ पे हम लिख देते हैं कि हमने पहले क्या पढ़ा है, एम एस वर्ड। ठीक है, देन हमने अब क्या पढ़े हैं, पावर पॉइंट। तो ये इसको हम अपने पसंद का कोई भी कलर दे सकते हैं, कोई भी, और यहाँ पे आप ऐड कर लें पिक्चर्स ग्राफ्स वगैरह। अच्छा जी ठीक है, ये हमने जो है इसका हमने कितना पढ़ लिया, क्या चीज़ है, ये इस तरह सारी जो है ना हम इसमें चीज़ें ऐड कर सकते हैं। पूरी प्रेजेंटेशन इस तरीके से हम बना सकते हैं। मैं आपका थोड़ा ज़्यादा टाइम ले रही हूँ, डिटेल के साथ आपको बता रही हूँ। आप पूरे यूट्यूब पे देख लें, किसी ने भी इतने डिटेल के साथ आपको सारी चीज़ें नहीं पढ़ाई होंगी। बट नेक्स्ट देखते हैं हम, विच फीचर इज नॉट इन एम एस पावर पॉइंट। बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं, स्लाइड शो कर सकते हैं, जूम कर सकते हैं, लेकिन किसी वायरस को स्कैन करना ये पावर पॉइंट का जो है ना फीचर नहीं है। देन है व्हाट द बेस्ट वे टू डिज़ाइन द लेआउट फॉर योर स्लाइड। फॉर ईच न्यू स्लाइड सेलेक्ट ए लेआउट फ्रॉम द स्लाइड लेआउट टास्क पैनल। तो इसमें हम लेआउट यहाँ पे हम देख लेते हैं, ये डिज़ाइन है ना, तो वो कह रहे हैं कि आप डिज़ाइन पैनल में जाकर कोई भी लेआउट जो है ना वो अपना सिलेक्ट कर लें। जैसा कि हम यहाँ पे एक न्यू पेज ऐड करते हैं और इस पे अगर हम कोई और डिज़ाइन लगाना चाहें, ठीक है, तो ये सब सारी पे वही ऐड हो गया। बट ये है कि आप इसमें अपने पसंद के कोई भी डिज़ाइन लेआउट जो है वो ऐड कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फाइल फॉर्मेट कैन बी एडिड टू ए पावर पॉइंट शो। इसमें आप जीआईएफ भी ऐड कर सकते हैं, ये वीएफबी जेपीजी, ये ऑल ऑफ द अबव आप इसमें ऐड कर सकते हैं। व्हाट आर द थ्री ऑप्शंस अवेलेबल इन इंसर्ट पिक्चर मेन्यू। क्लिप आर्ट फ्रॉम फाइल एंड शेप्स। What happen if you select first and second slide and then click on new slide button on toolbar when a slide is inserted as a third slide in presentation। ठीक है, अगर आपने पहले ऐड किया दूसरी ऐड किया और जब आप फिर क्लिक करेंगे तो सारे वो थर्ड जो है ना वो आपकी प्रेजेंटेशन में ऐड होगी। देन इन पावर पॉइंट द ऑब्जेक्ट ऑन द स्लाइड यूज टू होल्ड द टेक्स्ट आर कॉल्ड एज प्लेस होल्डर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग फिल इफेक्ट कैन बी यूज टू फिल द बैकग्राउंड ऑफ द स्लाइड। ग्रेडियंट भी आप यूज़ कर सकते हैं, पिक्चर्स भी आप लगा सकते हैं, टेक्सचर भी आप किसी किस्म का लगा सकते हैं, ऑल ऑफ द अबव। यहाँ पे अगर हम देखें तो हमने अगर कोई पिक्चर ऐड करनी है डिवाइस से, लेट्स सी कोई भी इंसर्ट कर दें, तो हमारे पास ये पिक्चर ऐड हो गया। अब हम पे डिपेंड करता है कि हम क्या, हमारे पास कितनी क्रिएटिविटी है, हम किस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं। यहाँ पे हम इसे एक साइड पे भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये बताने के लिए कि हम इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर ये पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पे पिक्चर ऐड होगी यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह करके हम इसमें जो है ना पिक्चर्स भी ऐड कर सकते हैं। ये तो हमने सिर्फ एज अ डिज़ाइन के लिए किया, हम इसको एज अ बैकग्राउंड भी जो है ना वो इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे बस ये एक सिंपल पिक्चर है, बैकग्राउंड है, तो उसमें अगर हम ड्रा में जाएं, इंसर्ट में हमने डिज़ाइन में जाना है, डिज़ाइन में जाके हमने फाइल फॉर्मेट में आना है। यहाँ पे हम ग्रेडियंट ऐड कर सकते हैं। देखें ये हमारे पास ग्रेडियंट ऐड हो गया। यहाँ पे हम अपना कोई भी अपने
मनपसंद का कलर जो है ना वो चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे किसी तरीके का भी हम, अगर हमने ये सिलेक्ट किया ना, अब हम ये वाला सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे हम कोई और कलर ऐड कर सकते हैं। ये हमारे पास ग्रेडियंट हो गया। अगर हमने सॉलिड कलर ऐड करना है तो ये देखें हमारे पास यहाँ से हम कलर चेंज कर सकते हैं, कोई भी सॉलिड कलर वट एवर वी लाइक हम ऐड कर सकते हैं। देन पिक्चर की बारी आ गई, पिक्चर और टेक्सचर। तो ये देखें ये हमारे पास एक टेक्सचर आ गया, एक जैसे वुडी सा टेक्सचर हमारे पास जो है ना आ गया। एंड देन अगर हमने कोई पिक्चर ऐड करनी है तो यहाँ हम यहाँ पे जाएंगे फाइल पे, और यहाँ पे हम कोई भी रैंडम से पिक्चर देख लेते हैं तो ऐड करते हैं यहाँ पे। तो ये एज अ बैकग्राउंड हमारे पास जो है ना वो पिक्चर ऐड हो गई है। तो ये तीनों चीज़ें हम जो है ना पावर पॉइंट में कर सकते हैं। देन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द टाइप ऑफ साउंड फाइल्स। साउंड फाइल्स कौन सी होती हैं? WAV, ये साउंड फाइल्स होती हैं। देन इज इट पॉसिबल टू अप्लाई द सम ट्रांजिशन ऑन ऑल स्लाइड इन ए पावर पॉइंट ट्रांजिशन? यस ट्रू। कह रहे हैं क्या ये पॉसिबल है कि हम सब पे एक जैसे ट्रांजिशन अप्लाई करते हैं? हम यहाँ पे जाते हैं फर्स्ट स्लाइड पे, यहाँ ट्रांजिशन पे जाके तो हम ये वाली अप्लाई करते हैं। तो देखिए ये हमारे पास एक ट्रांजिशन ऐड हो गया है। अगर हम ये पुश वाली ऐड करते हैं, अगर ये वाइप वाली ऐड कर रहे हैं, यहाँ पे स्प्लिट वाली, ये हमारे पास डिफरेंट ट्रांजिशंस हैं जो हम ऐड कर सकते हैं अपनी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पे। देन है सॉफ्टवेयर दैट इज यूज टू ऑर्गेनाइज, मैनिपुलेट एंड डिस्प्ले डाटा अरेंज इन रो एंड कॉलम इज नोन एज स्प्रेडशीट। इसमें हम डाटा को अरेंज कर सकते हैं रोज और कॉलम्स में। वो एक स्प्रेडशीट होती है, जैसे हमारे पास ये कॉलम और रोज बने हुए हैं ना, इसी तरह हम, जैसे ये टेबल है, ये टेबल है हमारे पास, ये देखिए हमारे पास ये ऐसे कुछ ऐसा टेबल बन गया है। हम इसको बड़ा कर सकते हैं और यहाँ पे हम अपना डाटा को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो इस तरह का हमारे पास सॉफ्टवेयर होता है। स्प्रेडशीट मेरे पास अभी आई थिंक अवेलेबल नहीं है, तो वरना मैं आपको वो भी करके दिखाती। तो स्प्रेडशीट होता है। देन डैश इज एन इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट एप्लीकेशन दैट एनेबल यूजर टू स्टोर, ऑर्गेनाइज, कैलकुलेट एंड मैनिपुलेट डाटा। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ये एक इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट है, ठीक है। तो इसमें हम जो है ना अपना डाटा स्टोर कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, कैलकुलेट एंड मैनिपुलेट कर सकते हैं। एंड द एड्रेस ऑफ अ सेल इज रिप्रेजेंटेड विद कॉम्बिनेशन ऑफ एन अल्फाबेट एंड ए नंबर, e.g. A1. Here A1 represent dash and A1 represent column and row. In MS Excel, charts can be inserted from insert tab. Excel हमारे पास है, हाँ। तो ये हमारे पास इस तरह हमने इसमें अपने रोज एंड कॉलम होते हैं जिसमें हमने अपना डाटा फिल करना होता है और अपने डाटा को ऑर्गेनाइज करना होता है, ठीक है। इस तरह हम इसको इसमें काम करते हैं। अपने जो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, उनका जो डाटा होता है वो सारा इसमें हमने करना होता है। देन है चार्ट कैन बी इंसर्टेड फ्रॉम इंसर्ट टैब। हाँ करेंगे, हमने जो चार्ट इंसर्ट करना है वो इंसर्ट टैब से करना है। जैसे इंसर्ट पे जाएंगे तो इसमें ये टेबल और सब कुछ दिया हुआ है, तो यहाँ से हम इसमें कुछ भी इंसर्ट कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पे पिक्चर्स, टेबल्स, जो भी हम चाहते हैं वो ऐड हो सकता है, ठीक है। अब मैंने उनको ऐड किया है तो ये मेरे पास ऐड हो गया। देन है dash is used to specify the range of a cell on which you want to apply the formula. Dash is used to specify ranges. तो ये हमारे पास जो कॉलम है ये यूज होता है। देन a file data exists of cell in row and column and can help arrange, calculate and sort data is called spreadsheet. Which of the following identify a cell in Excel? Address. The autofill feature of MS Excel quickly complete a series of data. Autofill, इसमें autofill का ऑप्शन मौजूद होता है। In MS Excel, two or more cells can be combined to create a new single or larger cell by using merge option. अब यहाँ पे देखिए हमारे पास ये सेल्स हैं, जैसे एक ये सेल है, ये सेल है, ये कहते हैं अगर हमने इन दोनों को मर्ज करके एक सेल बनाना है तो हम इसको कैसे करेंगे? हम इसको मर्ज के जरिए हम इसको एक सेल बनाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। इन एक्सेल विच वन डिनोटेड ए रेंज फ्रॉम B1 थ्रू E5। तो इसको हम कुछ इस तरह से लिखते हैं, B1 कॉलम E5 dash of data lets you hide unimportant data and show only data that you are interested in filtering. The process of arranging the data in ascending and descending order is known as sorting. You can sort the data in असेंडिंग एंड डिसेंडिंग बोथ 1 and 2। आप असेंडिंग ऑर्डर में भी डाटा सॉर्ट कर सकते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में भी सॉर्ट कर सकते हैं।
देखिए मैंने ये ज़रा क्विक सी एक जो है ना आपके लिए शीट बनाई है। जैसे ये देखिए हमारे पास रोल नंबर है, नेम है। रोल नंबर हमारे पास क्या है, ये रोल नंबर का सेल्स है, ठीक है। इसमें नेम है बच्चों के, ये मैथ, इंग्लिश, साइंस और ये इनके नंबर्स हैं और ये टोटल है, ठीक है। और ये ग्रेड्स लिखे हुए हैं। देन आ गई ये इस तरह की जो है ना शीट्स, और इस तरह डाटा हम सॉर्ट कर सकते हैं। तो हम इसको असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर दोनों में सॉर्ट कर सकते हैं। ये हमारे जो क्विज पीछे पूछे गए हैं। देन है हाउ मैनी टाइप ऑफ sorting techniques आर अवेलेबल इन एमएस एक्सेल। तो कितनी तरह की टेक्निक्स अवेलेबल है, टू टाइप ऑफ। I should allow you to manipulate data in worksheet based on given set of criteria, sorting and filtering। हम इसमें सॉर्ट कर सकते हैं डाटा असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में, और फिल्टर कर सकते हैं कैसे, कि जो डाटा हमें इम्पोर्टेंट है वो हम दिखा सकते हैं, वो शो कर सकते हैं, और जो डाटा हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है उसको हम हाइड कर सकते हैं। देन है इन एक्सेस डैश आर यूज टू स्टोर द डाटा टेबल्स। एम एस एक्सेस में क्या होता है, टेबल्स यूज होते हैं डाटा को स्टोर करने के लिए। जो एम एस एक्सेस होता है उसमें हम जो है रिलेशनल डाटा मॉडल, जो है रिलेशनल डाटाबेस जो होता है उसको स्टोर किया जाता है एम एस एक्सेस में, और टेबल्स की फॉर्म में ये डाटा स्टोर होता है। ये आपने याद रखना है। एम एस इन एक्सेस टेबल्स आर यूज टू स्टोर डाटा। ईच कॉलम इन द टेबल इज रेफर टू एज अ फील्ड। तो उसमें जो कॉलम्स होते हैं उनको हम फील्ड बोलते हैं, और उनमें जो रोज होती हैं उनको हम रिकॉर्ड बोलते हैं। Then dash tables help you to provide a quick and easy way to create tables, forms, reports and queries. Create tab। अब यहाँ पे मेरे पास एक्सेस नहीं है, ठीक है। मेरे पास एम एस एक्सेस नहीं है, इस वजह से मुझे लगा था कि मेरे पास एक्सेल भी नहीं है, बट वो था। एम एस एक्सेस मेरे पास फिलहाल नहीं है, वरना मैं आपको बता देती, लेकिन ये इसका थोड़ा सा टॉपिक है। देन है ईच रो ऑफ अ टेबल इज रेफर टू एज अ सिंगल रिकॉर्ड। जो जो हमारे पास कॉलम्स होते हैं उनको फील्ड बोलते हैं, और जो रो होता है उसको हम रिकॉर्ड बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डाटाबेस ऑब्जेक्ट। तो उसमें हमारे पास टेबल्स होते हैं, वर्कशीट्स होती हैं, फॉर्म्स होते हैं, लेकिन मॉड्यूल उसमें नहीं होते। ये देखें, ये हमारे पास एम एस एक्सेस कुछ इस तरह से है। ये मोर और लेस एक्सेल की तरह होता है, बट इसमें हम रिलेशनल डाटाबेस को स्टोर करने के लिए ये यूज़ होता है, ठीक है। और इसमें और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो हम इसमें टेबल्स बना सकते हैं, और जो कहते हैं ना हायर डाटा जो है ना वो स्टोर करने के लिए ये जो एम एस एक्सेस यूज़ होता है। देन है विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस टूल इज यूज टू क्रिएट डाटाबेस। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। प्रेस डैश टू क्विट एम एस एक्सेस। आल्ट F4। जब आप आल्ट F4 प्रेस करते हो तो हमारा जो एम एस एक्सेस है वो बंद हो जाता है। देन टूल डाटा लो यूजर टू मैनेज स्टोर ड्रिवन एनालाइज इंफॉर्मेशन। तो वो हमारा जो है डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है। क्वेरी डिजाइन व्यू कैन बी यूज टू डिजाइन और क्रिएट अ क्वेरी विद एडिशन ऑफ अदर पैरामीटर्स। डिजाइन व्यू। हाउ मैनी बेसिक टाइप ऑफ क्वेरीज आर यूज टू मैनिपुलेट द डाटाबेस। 4। अब ये किसकी बात हो रही है, हाउ मैनी बेसिक टाइप ऑफ क्वेरीज इन एम एस एक्सेस। एक्सेस की बात हो रही है कि उसमें जो डाटाबेस का जहाँ लफ्ज आएगा ना रिलेशनल डाटाबेस, तो वो एम एस एक्सेस की बात हो रही होगी। तो उसमें 4 तरह की जो है ना क्वेरीज होती हैं। देन एन एक्सेस डाटाबेस ऑब्जेक्ट दैट इज यूज टू एंटर व्यू और एडिट रिकॉर्ड, वो फॉर्म्स होते हैं। देन डैश टैग। अच्छा, ये जो है ना हमारा जो है HTML का टॉपिक है ना वो स्टार्ट हो गया। तो जो हमारे पास बॉडी होती है ना HTML में, वो रिप्रेजेंट किसको करती है, वो उस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है जो जो चीज़ें व्यूवर्स को एंड यूज़र को विजिबल होती हैं, ठीक है। तो हमारा जो हमारे पास जो है ना HTML का टॉपिक स्टार्ट हो गया। HTML से पहले मुझे याद आ गया, देखिए जैसे मैंने ये फाइल सेव करनी है ना, सेव। तो ये देखिए यहाँ पे है .docx डॉक्स। तो ये हमने MCQs पढ़ा था ना कि जो MS वर्ड की फाइल है वो उसकी एक्सटेंशन क्या होती है। तो ये देखिए यहाँ पे इसकी एक्सटेंशन है, तो मैं इसको सेव कर लेती हूँ, ठीक है। यहाँ इसको मैंने सेव कर लिया। देन अब हम पढ़ते हैं व्हाट इज़ HTML। HTML क्या है। व्हाट इज़ HTML। HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये MCQs भी आपके पास आ सकता है। देन इट इज़ लैंग्वेज यूज टू मेक वेबसाइट्स। जो वेबसाइट्स होती हैं उनको बनाने के लिए ये लैंग्वेज यूज़ होती है। जस्ट लाइक योर नोटबुक हैज़ हेडिंग्स, पैराग्राफ्स, इमेजेस एक्सेट्रा, a website also needs these, and we use HTML tags to tell the computer what to show। अब ये सिंपल सी बात है कि जैसे हमारी बुक्स होती हैं उसमें हमारे पास हेडिंग्स लिखी होती हैं, सब हेडिंग्स होती हैं, पैराग्राफ्स होते हैं, पिक्चर्स होते हैं। इस तरह हम कोई वेबसाइट बनाते हैं ना, तो उसमें ये सब कुछ ऐड होता है, और उस वेबसाइट को बनाने के लिए हमारे पास जो है ना HTML यूज़ होती है। अब उसके साथ इंपॉर्टेंट टैग्स हैं जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं आपके लिए, ताकि आपको पता चले। सबसे पहले HTML जो है
स्टार द वेबसाइट कोड है, ठीक है। देन हमने हेड लिखना होता है। देन टाइटल होता है, बॉडी होती है, बॉडी में मेन कंटेंट होता है। मेन कंटेंट किस में होता है? बॉडी में। देन हमारे पास जो H1 है ना, ये आपसे पूछा जाएगा H1 किसके लिए होता है? बिग हेडिंग के लिए। देन P किसके लिए यूज होता है? पैराग्राफ के लिए। BR किसके लिए यूज होता है? लाइन ब्रेक के लिए, जहाँ आपने लाइन ब्रेक करनी होती है। देन IMG किसके लिए यूज होता है? किसी पिक्चर को शो करने के लिए। देन ए किसके लिए यूज होता है? ए किसी पेज को दूसरे पेज के साथ लिंक करने के लिए। एंड UL किसके लिए यूज होता है? बुलेट पॉइंट बनाने के लिए। और LI किसके लिए यूज होता है? लिस्ट के लिए, ठीक है। ये सारे टैग्स जो है ना, ये जरूरी हैं आपके लिए। अब हम MCQs पढ़ते हैं। देन देखिए यहाँ पे पूछा हुआ है, डैश टैग रिप्रेजेंट द कंटेंट ऑफ अ पेज दैट इज विजिबल टू एंड यूजर। जो मेन कंटेंट होता है, जो यूजर देख सकता है, वो उस बॉडी में लिखा जाता है। देन है वेब पेज डॉक्यूमेंट्स हैव द फाइल एक्सटेंशन .html। तो जो हमारे पास फाइल एक्सटेंशन होती है वो .html होती है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ इनलाइन एलिमेंट। इनलाइन एलिमेंट का इमेज ऑल ऑफ अबव, ये इनलाइन एलिमेंट्स होते हैं। देन अ वेब पेज इज अ डॉक्यूमेंट दैट इज कॉमनली रिटन इन HTML। जो वेब पेज होते हैं, जो वेबसाइट्स होती हैं, वो कैसा डॉक्यूमेंट होता है? जो किस में रिटर्न किया जाता है? कौन सी लैंग्वेज में? HTML में। देन है HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। देन आर टेक्स्ट बिटवीन टैग्स डैश डिस्क्राइब द स्टार्ट एंड एंड ऑफ अ वेब पेज। तो ये हमारे पास यहाँ पे हमने पढ़ा था, ये देखें, ये वाला HTML स्टार्ट द वेबसाइट कोड। वेबसाइट को स्टार्ट करने के लिए ये वाला कोड यूज होता है, ठीक है। HTML, ये हमारे पास ये सैम्बल लगाना है। देन ये ग्रेटर देन का सैम्बल डॉट डॉट, ये स्मॉलर देन का सैम्बल, इस तरह करके हमने ये इसका लिखना होता है। ये देखें, ये फर्स्ट वाला ही है। तो ये एंड स्टार्ट एंड एंड करने के लिए ना, किसी भी कोड का HTML टैग का, तो ये यूज़ होता है। देन WYSI stands for what you see is what you get. A web page can be written using the following editor: Notepad, Dreamweaver। दोनों के जरिए हम लिख सकते हैं। Which of the following tag don't require a closing tag? BR and HR. These two are not required for closing tab. BR किस लिए होता है? लाइन ब्रेक के लिए। Then HTML tag can be written within। अब इसमें ये जो लेस देन और ग्रेटर देन के सैम्बल होते हैं, इनके दरमियान ये जो कोड है वो लिखे जाते हैं। देन व्हाट इज द यूज ऑफ बी टैग। बी जो होता है, वो हमारी जो टेक्स्ट होता है ना, उसको बोल्ड करने के लिए यूज होता है। यूज द अनऑर्डर्ड लिस्ट बटन इन द प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर टू क्रिएट अ बुलेट लिस्ट। हाउ टू क्रिएट एन अनऑर्डर्ड लिस्ट इन HTML? UL। जब हमने अनऑर्डर्ड लिस्ट बनानी होती है तो हम UL का जो इस्तेमाल करते हैं, और अगर हमने ऑर्डर्ड लिस्ट बनानी होती है तो हम OL का इस्तेमाल करते हैं। हाउ टू क्रिएट एन ऑर्डर्ड लिस्ट इन HTML? OL। अब मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आपके लिए वीडियो देखनी मुश्किल हो रही है तो मेरे लिए रिकॉर्ड करनी भी मुश्किल हो रही है। मैं बड़ी मुश्किल से रिकॉर्ड कर रही हूँ और वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है। और आपको पता है आजकल के दौर में सबसे कीमती चीज़ इंसान का टाइम होता है, ठीक है। और मैं अपना टाइम इसमें इन्वेस्ट कर रही हूँ। और इसके अलावा जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जो HTML में से ना आपके बहुत ज़्यादा MCQs आते हैं पेपर में, और ये क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, तो ये आपने ध्यान से पढ़ना है। सम टाइम ये होता है कि मतलब वीडियो देख देख के थक जाता है। अब ये लास्ट पे टॉपिक आ रहा है और ये इंपॉर्टेंट है, तो ये आपने लाजमी अच्छे से करके जाना है। HTML वाला अपने तौर पे भी आपने अच्छे से कर लेना है। देन है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ HTML स्टाइल एट्रीब्यूट। स्टाइल एट्रीब्यूट का क्या फंक्शन है? इट इज यूज टू ऐड स्टाइल्स टू एन HTML एलिमेंट। डैश एट्रीब्यूट इज यूज टू स्पेसिफाई द लोकेशन ऑफ एन इमेज फाइल SRC। What tag is used to display an image? IMG. After selecting the image from the Insert tab, the image will be added to your web page wherever you had placed the cursor। तो ये हमारे जो क्विज़ थे ना, ये हमारे हो गए हैं कंप्लीट। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे कंप्लीट हो गए हैं। देन एक दफ़ा आप देख लें, ये हमारे जो HTML के बारे में ये लिखा हुआ है, और जिसके जो इम्पोर्टेंट टैग हैं जो आपके पेपर में आते हैं, ये आपने एक दफ़ा पढ़ लेने हैं, ठीक है। और नेक्स्ट मैं आपको एक कोड लिख के ना, मैं चाहती थी मैं आपको एक दफ़ा कोड एक लिख के बता दूँ, ताकि ना आपको प्रैक्टिस हो जाए थोड़ी सी, आपको पता चल जाए कि प्रैक्टिकली इसको कैसे करना है। बट अनफॉर्चुनेटली मेरा नेट नहीं चल रहा, मैं काफ़ी देर से कोशिश कर रही हूँ। और सो दैट्स इट। अब आपके जो है वो क्विज़ वगैरह ख़त्म हो गए हैं, आपका जो टॉपिक थे पूरे वो कंप्लीट हो गए हैं। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर
एग्ज़ाम्स, और अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, मेरे जूनियर हैं, आपको किसी किस्म की कोई हेल्प चाहिए तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट लाज़मी कीजिएगा। एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा जाते-जाते। बाय बाय।